नमस्कार, राम राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त बनवारीलाल नायक आज आपके सामने एक ऐसी घटना, ऐसे युद्ध का वर्णन करने जा रहा हूँ। वो कहता है ना कि कोई आदमी निस्वार्थ भाव से कितना लड़ सकता है, मतलब जहाँ उसका कोई स्वार्थ नहीं है, कितना दमदार तरीके से युद्ध कर सकता है। आज उसका एक छोटा सा उदाहरण बताएंगे। रावत बाघ सिंह, ये वही रावत बाघ सिंह है जिन्होंने 1534-35 ईस्वी में चित्तौड़ पे गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने अटैक किया था, अपना दूसरा अटैक। तो उस टाइम में बड़ी बहादुरी से लड़े थे और मेवाड़ महाराणा छोटे होने के कारण उनकी जगह इन्हें मेवाड़ महाराणा का प्रतिनिधि बनाया गया। कंप्लीट बात करेंगे रावत बाघ सिंह कौन है, कहाँ से आते थे, कहाँ की जागीर थी, इधर कैसे आए मेवाड़ में युद्ध करने। कंप्लीट बात करते हैं दोस्तों। एक महाराणा होते हैं मोक्कल, उनके पुत्र थे। उनके पुत्रों में एक थे शेमकरण या शेम सिंह, शेमकरण या शेम सिंह। इन्हीं के पुत्र होते हैं कुंभा। तो बड़े पुत्र कुंभा को जागीर मिल जाती है, मेवाड़ महाराणा का किताब मिल जाता है। लेकिन शेम सिंह एक दूसरे पुत्र थे, सौतेली माँ के पुत्र, उनको कोई जागीर नहीं मिलती। छोटी बड़ी इनको कुछ सादड़ी का इलाका दिया जाता है, ये उस इलाके को और जीत के थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो राणा कुंभा के आगे चल के शेम सिंह के बाद में इन्हीं पीढ़ी से एक आगे बनता है सूरजमल। उधर कुंभा का पुत्र राईमल का पुत्र उड़ना पृथ्वीराज, जिससे और सूरजमल की कभी नहीं बनी। सूरजमल के पास में सादड़ी, चित्तौड़गढ़, उसके आसपास प्रतापगढ़ वाला एरिया था। लेकिन बताते हैं कि बैसरोडगढ़ वाला इलाका भी था। लेकिन उड़ना पृथ्वीराज जाके अटैक करता जाता है, तो सूरजमल परेशान होके मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के पास चला जाता है। अपन बात कर रहे हैं सूरजमल के पुत्र रावत बाघ सिंह जी। ये रावत दोस्तों उपाधि है इनकी, रावत, महारावत, ये इनकी उपाधि है जो इनको दी गई थी। पूरा ध्यान अपन केंद्रित करेंगे रावत बाघ सिंह जी पे। रावत बाघ सिंह जी की अगर बात करें तो बताते हैं कि खानवा के युद्ध में ये महाराणा सांगा की तरफ से लड़े थे। महाराणा सांगा के साथ उस टाइम में पूरा राजस्थान था। तो सादड़ी वाले भी अपनी गिले शिकवे दूर करके मांडू के सुल्तान से आके युद्ध लड़ते हैं। लेकिन राणा सांगा के खत्म होने के बाद राणा रतन सिंह बनते हैं। रतन सिंह का भी व्यवहार अच्छा नहीं था, महाराणा रतन सिंह। महाराणा रतन सिंह के बाद महाराणा बनते विक्रमादित्य। जो पूरी परिस्थितियां उत्पन्न हुई है ना दोस्तों, वो इस बंदे की वजह से हुई है, महाराणा विक्रमादित्य की वजह से। इनका दरबार चापलूसों से भरा रहता था। जो अच्छे सामंत हुआ करते थे, जागीरदार हुआ करते थे, उनका ही अपमान करते थे। तो बताते हैं कि इनका कार्यकाल अगर अपन लगभग देखें तो 1531 से 1535 के आसपास का बताते हैं। इन 4 सालों में इन्होंने अपने सभी सामंतों को खो दिया। सभी सामंत एक एक करके मांडू के सुल्तान, इधर मांडू पड़ रहा है तो मांडू, मालवा के सुल्तान खिलजियों के पास जा रहे हैं, इधर गुजरात पड़ रहा है तो कुछ गुजरात वालों के साथ जा रहे हैं। कुल मिला के धीरे धीरे इनका खत्म हो गया। पहला युद्ध की बात करेंगे अपन। पहला युद्ध हो रहा है 1533 ईस्वी। गुजरात का बहादुर शाह अटैक करने आया है चित्तौड़ पे। पता है राणा सांगा के बाद चित्तौड़ कमजोर हुआ है। राणा सांगा के उत्तराधिकारी उतने पावरफुल नहीं है। खुद बाबर अपनी किताब में लिख के जाता है, बाबरनामा में, कि यदि राणा सांगा के उत्तराधिकारी भी राणा सांगा जैसे हो जाते तो हम लोगों को कब के बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से चले जाना पड़ता। तो खुद बाबर जानता था कि राणा सांगा क्या थे। उनके बाद कमजोर शासक बने रावल रतन सिंह, महाराणा रतन सिंह, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के व्यवहार से परेशान होकर सब लोग सामंत वैसे दूर चले गए। उनमें से एक थे रावत बाघ सिंह। रावत बाघ सिंह भी उधर चले गए।
मांडू के सुल्तान के पास कि कुछ क्षेत्र इनका था वो भी आप लोग ले रहे हो, सम्मान वो मिल नहीं पा रहा है जिसके योग्य हैं, तो वहाँ चले जाते हैं। 33 में बहादुर शाह अटैक करने आया गुजरात, घेरा डालते हैं चित्तौड़ का बहादुर शाह। सेना में इतना दम नहीं था चित्तौड़ वाली में कि वो मुकाबला कर सके, तो जो विक्रमादित्य की माता जी थी कर्मावती, हाड़ी रानी कर्मावती, ये संधि करते हैं और बहादुर शाह को वापस भेज देते हैं। संधि में कुछ शर्तें रखी गई। एक तो इनको अच्छी खासी जागीर रणथंभौर दिया गया, बहुत पैसे वाला इलाका। मालवा और गुजरात वालों दोनों ने मिलकर संधि कर ली, तो कुछ मालवा के ज़िले जो राणा सांगा के टाइम चित्तौड़ में आ गए थे वो उनको वापस कर दिए जाते हैं, भाई ले जाओ तुम, तो हमारे महाराणा भी इतने कमज़ोर हैं कि आपका मुकाबला नहीं कर सकते, तो संधि की शर्तें ऐसी ही होगी। एक राणा सांगा को महमूद खिलजियों की तरफ से, मालवा के सुल्तान की तरफ से एक रत्न जड़ित मुकुट दिया हुआ था, एक सोने की कमर पेटी दी हुई थी, वो भी वापस करनी पड़ी कि हमारे दादा परदादा वाली वापस करो, वापस करनी पड़ी। बहुत अच्छी जागीर वाला रणथंभौर किला दे दिया गया। उसके बाद बहादुर शाह चित्तौड़ से चला जाता है। इस टाइम कर्मावती ने हुमायूं को राखी भी भेजी थी कि भाई हुमायूं आ, लेकिन हुमायूं नहीं आता। हुमायूं के खुद के बीवे बीते हुए थे, तो हुमायूं नहीं आता है। जिस आदमी को आपने हिला दिया एक बार इतना रुपया पैसा देके, भाई 1 साल बाद वापस आ गया, पता है ना कि भाई वहाँ अपने को कुछ मिलने वाला है, मिलेगा, तो भाई वापस आ गया। तो 1534-35 की सर्दियों में भाई आके बैठ गया, घेर लिया। अब घेरने के बाद एक बार तो आपने संधि कर ली, लेकिन बार बार संधि नहीं होती भाई साहब, क्योंकि बहादुर शाह जानता है कि मुझे गुजरात के साथ अब मेवाड़ और मिल रहा है, तोहफे में मिल रहा है एक तरीके से। पता है पिछली बार संधि की है, तो इस बार भी संधि की बात करेंगे, अपन अटैक कर देंगे। वही हुआ, बहादुर शाह चलता है गुजरात से। इधर महाराणा छोटे थे विक्रमादित्य, उनके छोटे भाई महाराणा उदय सिंह बाद में बनते हैं, तो महाराणा विक्रमादित्य और उदय सिंह को उनके ननिहाल बूंदी भेज दिया जाता। युद्ध की बागडोर संभालते हैं खुद महारानी कर्मावती। अब समझ नहीं आ रहा करे क्या, ना तो युद्ध लड़ने के लिए योग्य सेनापति, ना योग्य सामंत है। सब नाराज होके सुल्तान के पास चले गए, मेवाड़ मालवा वाले के पास कुछ चले गए, इधर बहादुर शाह गुजरात वाले के पास। तो कर्मावती ने सभी अपने सामंतों को लेटर लिखा। उन्हीं में से एक थे देवलिया प्रतापगढ़ के बाघ सिंह जी। रावत बाघ सिंह जी को भी लेटर लिखा। उस लेटर में क्या था दोस्तों, मैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा किताब के थ्रू आपको पूरा ऐसे पढ़ के बता रहा हूँ कि अब तक तो चित्तौड़ राजपूतों के हाथ में रहा, पर अब उनके हाथ से निकलने का समय आ गया है। मैं किला तुम्हें सौंपती हूँ, चाहे तुम रखो या शत्रु को दे दो। तुम्हारा राणा महाराणा अयोग्य है, लेकिन तुम्हारा है। राज्य के चले जाने से तुम्हारी ही अपकीर्ति होगी, तुम्हारी ही बेइज्जती होगी। मैं एक महिला हूँ, जब तक राज्य चला पाया तब तक चलाया, लेकिन अब मेरे बस की बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं रावत बाघ सिंह का जो राष्ट्र प्रेम था, देश प्रेम था, वो अंदर से चिंगाड़ के आवाज़ देता है कि बाघ सिंह जी छोड़ो पुराने गिला शिकवा, विक्रमादित्य जैसा है, अपने को अपना कार्य पूरा करना है। तो दोस्तों बाघ सिंह जी वहाँ से चलते हैं, जिनके दादा परदादाओं को मेवाड़ से निकाल दिया गया था, जिनके खिलाफ युद्ध भी लड़े गए, साजिशें की गई, लेकिन बाघ सिंह जी वापस आ जाते हैं। कहते हैं कोई बात नहीं, मिल के लड़ेंगे, आने दो, कौन सा मांडू मालवा सुल्तान गुजरात सुल्तान जो भी आता है लड़ेंगे। उसी टाइम कर्मावती ने हुमायूं को राखी और भेजी। कर्मावती ने जो दिल्ली का सुल्तान था हुमायूं, उसको राखी भेजी कि भाई पिछली बार नहीं आया, इस बार तो आ जा। तो बताते हैं कि हुमायूं दिल्ली आगरा से चल के ग्वालियर आ गया। ग्वालियर आने के बाद जब बहादुर शाह को पता चलता है, उधर से बहादुर शाह गुजरात से अटैक करने आ रहा है, उसको पता चलता है, तो उसने एक लेटर लिखा हुमायूं को कि भाई बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, युद्ध है मेवाड़ वालों के और गुजरात वालों के, तू पंचायती करने क्यों आ रहा है यहाँ पे?
और रही बात युद्ध हो रहा है हिंदू और मुस्लिम का, तो मैं तो हिंदुओं के खिलाफ लड़ रहा हूँ, तू यहाँ पे क्यों आ रहा है? मैं धर्म युद्ध जिहाद पे निकला हुआ हूँ, मैं जब तक हिंदुओं का सर्वनाश कर दूंगा, अपनी अपन बाद में देख लेंगे। तो आप क्यों आ रहे हो यहाँ पे, तू क्यों पंचायती लड़ने आ रहा है? और आप आओगे और मेरे खिलाफ युद्ध लड़ोगे तो आप बाद में जाके खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? भाई साहब इतना उसने लेटर में लिखा, हुमायूं फैल गया। हुमायूं ने कहा चल ठीक है भाई, नहीं आ रहा मैं। हुमायूं ग्वालियर में रुक जाता है और वेट करता है कि इस युद्ध का रिजल्ट क्या निकलता है। इधर बाघ सिंह जी के दादा थे क्षेमकर्ण, उन्होंने कुछ जागीरें पंडितों को, चारणों को दान में दे दी थी। तो बाघ सिंह जी ने कर्मावती को कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं निस्वार्थ भाव से लड़ रहा हूँ, मैं इस युद्ध में जीऊँ या मरूँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेरे दादा क्षेमकर्ण ने ब्राह्मणों को, पंडितों को, चारणों को जो भूमि दान में दी, एक बार उनके पट्टे आप वापस जारी कर दो, उनको परमानेंट उन्हीं के पास रहना दो। तो बताते हैं कि कर्मावती ने वो ज़मीनें उनके नाम लिख दी, ब्राह्मणों के, चारणों के। युद्ध स्टार्ट होता है। बाघ सिंह जी अपनी सेना के साथ युद्ध के अंदर, मैदान किले के अंदर ही रहते हैं। बताते हैं कि 3-4 महीने, 5 महीने का लंबा घेरा रहा। बहादुर शाह आके किले के बाहर बैठ गया। अब बहादुर शाह मालवा के सुल्तानों के पास जो राणा के सामंत गए हुए थे, उन्होंने क्या किया कि किले के भेद बताए कि आप इस तरफ अटैक करो गोला बारूद से, इधर अटैक करो। तो कमजोरी पता चल गई किले की, और उधर किले में राशन पानी खत्म होता जा रहा है, गोला बारूद भी खत्म हो रहा है, राशन पानी अलग खत्म हो रहे हैं। तो एक रात बाघ सिंह जी जाते हैं कर्मावती के पास और कहते हैं रानी जी, महारानी, अब वो समय आ गया है कि अब हमें युद्ध लड़ना चाहिए, बाहर अब हमें निकलना है, चाहे जो भी हो देखा जाएगा। तो बताते हैं कि कर्मावती 1600 स्त्रियों के साथ जौहर करती है और उधर किले के गेट खोलते हैं रावत बाघ सिंह। चित्तौड़ किले का एक दरवाज़ा है पांडन पोल, उस पांडन पोल पे जाके मोर्चेबंदी करते हैं। ये कहते हैं कि भले ही मैं अभी मेवाड़ महाराणा का प्रतिनिधि हूँ, लेकिन किला भी मेरे अंडर में है, और इस किले में से अगर सबसे पहले निकल के कोई युद्ध लड़ने जाएगा तो वो होगा रावत बाघ सिंह। तो मैं रावत बाघ सिंह सबसे पहले आगे अपना कर्तव्य निभाऊंगा। पांडन पोल के दरवाजे के पास लड़ते हुए युद्ध, भयंकर युद्ध होता है। रावत बाघ सिंह जी शहीद होते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं। उधर गुजरात की सेना बहादुर शाह आके चित्तौड़ किले पे कब्जा कर लेता है। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो बहादुर शाह भी चित्तौड़ किले पे ज़्यादा टाइम तक रह नहीं पाया। उसका कारण, जो ग्वालियर में हुमायूं रुका हुआ था, उस हुमायूं ने ग्वालियर से आगे मंदसौर पड़ता है चित्तौड़ के आगे, उस मंदसौर में बहादुर शाह और हुमायूं की लड़ाई होती, दोनों का युद्ध होता है। और उस युद्ध में बहादुर शाह हारता है और बहादुर शाह गुजरात चला जाता है। और गुजरात में बताते हैं कि कोई नाव पलटने से या पुर्तगालियों ने इसको मार दिया। अगर इस युद्ध में अपन देखें कि चित्तौड़ की चलो सेना कम थी, चित्तौड़ के पास इतना मैन पावर नहीं था, लेकिन बहादुर शाह इस युद्ध में जीता क्यों? तो एक सबसे बड़ा पॉइंट ये भी निकल के आता है कि बहादुर शाह के पास पुर्तगाल के अच्छे सैनिक थे, उसके पास पुर्तगालियों के, और कुछ तोपची भी थे। तो उन्होंने सटीक जगह निशाने लगाए, तो चित्तौड़ किले को नुकसान भी पहुंचा। उसकी वजह से दीवारों में तोड़ी गई चित्तौड़ की, और बहादुर शाह की सेना ने किले में प्रवेश किया अंदर, और घमासान युद्ध हुआ। तो दोस्तों ये कहानी थी रावत बाघ सिंह की, जिन्हें रावत उपाधि दी गई। ये वही बाघ सिंह जी हैं जिनके कभी दादा परदादाओं को चित्तौड़ से निकाला गया, मेवाड़ से निकाला गया, लेकिन वापस आते हैं महारानी कर्मावती के बुलावे पर, निस्वार्थ भाव से युद्ध लड़ते हैं और युद्ध में काम आते हैं। तो ये आज आपको समझ में आया होगा कि जो चित्तौड़ का दूसरा साका होता है, दूसरा जौहर होता है, उसमें बाघ सिंह जी की एंट्री कहाँ से होगी, बाघ सिंह जी है कौन।
तो ये मैंने आपको बताया कि बाघ सिंह जी इन्हीं के मेवाड़ वालों के वंशज हैं। देवलिया प्रतापगढ़ में इन्होंने जाके स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था बाद में, फिर परमानेंट इनको वहाँ से नहीं छेड़ा गया। तो दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय मेवाड़। भाई थोड़ा लाइक कर दिया करो, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं नहीं बोलता हूँ लेकिन कर दिया करो।